हेलो प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों। हम आ गए हैं एसी प्रत्यावर्ती धारा के अगले टॉपिक में, और यहाँ पर है ये प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता। एक जो फेजर होता है, फेजर फेजर मैंने आपको घूर्णी सदिश बना के बताया था प्रतिरोध में। वो एक जो टॉपिक है वो हो चुका है हमारा। एक एनसीईआरटी का उदाहरण था इसमें, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था, वो भी हो चुका। तो कुल मिला के हम पहुँच गए एनसीईआरटी के मुताबिक 4 नंबर के पॉइंट पर, 4 नंबर के बिंदु पर हम चले गए हैं, प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता। और यहाँ पर हमें यह भी देखना है कि इसमें एक उदाहरण भी है, ये भी देखना है। और इसमें हमें शक्ति, तात्कालिक या तात्क्षणिक शक्ति जो है वो भी बनानी है। 7(2) का एक उदाहरण है ये रहेगा। और इसमें किस प्रकार से ऊर्जा अवशोषित होती है ये भी हमें देखना है ना। मतलब ये थोड़ा सा इस लेक्चर में हमारा काम थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और इसका फेज़र भी बनाना है। मतलब 4 चीज़ें होती हैं, एक होता डेरिवेशन करें, एक होता फेज़र बनाएं, एक तात्क्षणिक शक्ति, एक उसमें अगर ऊर्जा किस प्रकार से जाती है, प्रेरक है, प्रेरकत्व के कारण ऊर्जा संचित होती है, वो फिर वापस जाती है स्रोत को। तो एक ये चीज़ें होती हैं। तो 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ों को हमें करना है। उसके बाद आ जाएगा हमारा अगला टॉपिक संधारित्र वाला, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं इसको। ओके डन, शुरू करते हैं अपनी क्लास। बेसिक एक ज़रूरी बात बता दूं आपको, क्योंकि बोर्ड साफ हो चुका है, हम लोग अगला डेरिवेशन फार्मूला बनाने जा रहे हैं। बेसिक में जो कोर्स होता है, मेरे बेसिक कोर्स में जब भी मैं बेसिक कोर्स पूरा कर रहा होता हूँ, इसमें लगते हैं हर चैप्टर में लगभग 6 घंटे। 6 घंटे का लगभग बेसिक होता है। इसमें हम एनसीईआरटी के टॉपिक के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। इसमें 2 तरह के उदाहरण होते हैं। एक वो उदाहरण होते हैं जो मैं देता हूँ अपनी तरफ से, यानी बोर्ड के लिए, नीट के लिए, या जेई मेन, जेई एडवांस के लिए। एक एनसीईआरटी के उदाहरण होते हैं, एक मैं अपनी तरफ से देता हूँ जहाँ जहाँ ज़रूरी होते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी का संपूर्ण हल होता है। उसके बाद एनसीईआरटी का संपूर्ण हल हो जाने के बाद आंकिक प्रश्नों की श्रृंखला, यानी जिसमें आंकिक सवाल जो है वो हल करके मैं बताता हूँ। हर चैप्टर में ये चीज़ होती है। ये बेसिक कोर्स का हिस्सा है। जेई मेन हो, नीट हो, ठीक, या बोर्ड हो, ये बेसिक कोर्स का हिस्सा है। यानी बेसिक कोर्स 6 से 8 घंटे, एनसीईआरटी के संपूर्ण हल 3 या 4 घंटे, आंकिक प्रश्नों की श्रृंखला 2 या 3 घंटे। तो इस तरीके से ये सारा का सारा सिस्टम आप देखेंगे तो 12 घंटे के आसपास ये पहुंच जाता है। तो 12 घंटे एक चैप्टर का बेसिक कोर्स होता है। उसके बाद नीट के प्रश्नों की श्रृंखला, जेई मेन के प्रश्नों की श्रृंखला, जेई एडवांस के प्रश्नों की श्रृंखला, ये 3 श्रृंखला और होती हैं, जिसमें 1 या 1.5 घंटे का एक लेक्चर होता है एक चैप्टर पे, ठीक है। इसके बाद होती है एससी वर्मा के संपूर्ण हल। एससी वर्मा के संपूर्ण हल लगभग 4 घंटे के हैं, 3-4 घंटे चैप्टर में लग जाते हैं उसमें। वो नीट के लिए या जेई मेन या जेई एडवांस के लिए वो किताब जो है बहुत बढ़िया रहती है, उसको करना चाहिए। उसको मैंने शामिल किया हुआ है अपने कोर्स में। उसके बाद जेई एडवांस के लिए स्पेशल वीडियो रहता है, चैप्टर वाइज लगेगा आपके कोर्स में। इरोडॉव फिजिक्स नाम की एक किताब है, दुनिया की प्रसिद्ध किताब है, जिसको लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ने वाले इरोडॉव को पढ़ते हैं। जनरल फिजिक्स सामान्य भौतिकी की पुस्तक है, और
उसके हर चैप्टर में 40 सवाल हैं, उनमें से 20-22 सवाल या 25 सवाल हम लोग निकालते हैं जेई एडवांस वाले लेवल के, वो करा दिए जाते हैं आपको। तो कुल मिला के पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है 15-16 घंटे 17 घंटे का पूरा एक चैप्टर है जिसमें सारी चीज़ें हैं। अब इसमें इसको जो जेई मेन या जेई एडवांस के लिए पढ़ेगा वो नीट वाले सेशन नहीं पढ़ेगा, उसको नीट के सेशन की ज़रूरत नहीं है। जो नीट करेगा उसको जेई मेन और नीट वाले सेशन कर लेने चाहिए, उसको जेई एडवांस के सेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक, जहाँ तक बेसिक कोर्स की बात है एनसीईआरटी के संपूर्ण हल तक, यानी 6 से 8 घंटे का बेसिक कोर्स है मेरा और 3 या 4 घंटे का एनसीईआरटी का संपूर्ण हल है, यानी 10 या 11 घंटे का जो कोर्स है बेसिक कोर्स है वो सबको करना है, सबके लिए है। बोर्ड है, जेई मेन है, जेई एडवांस है, क्योंकि वो बेसिक कोर्स है, वो सबको ही करना है। ठीक, तो यह है थोड़ा सी जानकारी, ये किसी किसी वीडियो में मैं ये बता देता हूँ, ये ज़रूरी होती है। ठीक है, चलिए आ गए हम प्रेरक पर एसी वोल्टता। हमारा बिंदु आ गया प्रेरक पर एसी वोल्टता। प्रेरक पर एसी वोल्टता। प्रेरक पर एसी वोल्टता, इसका मतलब होता है एसी सोर्स विद इंडक्टर। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बच्चों? एसी सोर्स विद या एसी वोल्टेज विद इंडक्टर, ऐसा लिख देते हैं। देखो ऐसे भी लिख देते हैं इसको। अब यहाँ पर जो इंडक्टर है, जो प्रेरक है, उस पर एसी वोल्टता। अब यहाँ पर जो भी गुणांक होता है, स्वप्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो भी होता है, ठीक, तो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने जो सूत्र बनाया है वो स्वप्रेरण गुणांक पर बनाया है। याद रहे, स्वप्रेरण गुणांक। ठीक, अब स्वप्रेरण गुणांक को ही पहले परिभाषित करते हैं कि भाई स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि पिछली बातों को थोड़ा सा भूल जाते हैं, थोड़ा सा ना। तो स्वप्रेरण गुणांक किस में परिभाषित होता है? परिनालिका में ये परिभाषित होता है, याद रहेगा। ठीक, और इसका मान ये L से होता है म्यू नॉट N स्क्वायर A/L होता है। ठीक, और यदि इसमें, यदि परिनालिका में चुंबकीय पदार्थ भरा हो, देखो कितनी बढ़िया बात बता रहा हूँ, पदार्थ भरा हो, जिसे कहते हैं क्रोड, लोह क्रोड हो, अनुचुंबकीय पदार्थ हो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो, तो ये L जो है वापस बन जाता है म्यू आर म्यू नॉट N स्क्वायर A/L। N प्रणालिका में फेरों की संख्या, L प्रणालिका की लंबाई, A उसका काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। म्यू आर क्या है? यह है आपेक्षिक चुंबकशीलता, और ये क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता। तो ये दो तरह का L होता है। ठीक, यानी अब आप समझ रहे हैं कि अगर L को बढ़ाना है तो क्या करें? ये म्यू आर बढ़ा सकते हैं, यानी प्रणालिका में लोहे की क्रोड डाल देते हैं तो ये बहुत बहुत बढ़ जाता है फिर। ठीक, या फिर उसमें फेरों की संख्या, यानी फेरों की संख्या नहीं बढ़ाते, क्योंकि प्रणालिका बनी होती है तो उसे बाद में जोड़ तोड़ करके फेरे नहीं घटाए बढ़ाए जाते। तो उसको बढ़ाने का उपाय होता है कि प्रणालिका में म्यू आर बढ़ा देते हैं। तो म्यू आर किसका होता है? लोहे का बहुत होता है, 800-900 की रेंज में होता है। तो क्या होता है? लोहो क्रोड डाल देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये तो थी L की बात, जिस L का उपयोग करेंगे, और इसका मात्रक जो है क्या होता है? हेनरी। हेनरी हमारे बहुत काम आता है, हेनरी को याद रखें, है ना। इसका मात्रक होता है हेनरी। चलिए, ये तो हुई बेसिक जानकारी, इसको हटा देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, आप L को जानते हैं, बात ख़त्म हुई। ये तो हमने शुरुआत करने के लिए इसको जानना ज़रूरी था, भाई ये कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा, ये तो बात हो गई पूरी। अब हम
वो परिपथ बनाते हैं, AC वोल्टता के साथ जोड़ते हैं स्वप्रेरकत्व को, तो परिपथ बना देते हैं। देखो यहाँ अपना परिपथ बना लेते हैं, ये L का प्रतीक है और ये जोड़ दिया AC वोल्टता के साथ में, ये AC वोल्टता है, देखो ऐसे ये जोड़ गया और इस प्रकार। और ये कैसे लिखते हैं, VM साइन ओमेगा टी, इस तरीके से लिखते हैं। तो साइन ओमेगा टी VM क्या है, इसके बारे में हम भली भांति जान चुके हैं पहले ही। ठीक, ये जनरेटर से प्राप्त हुई एक वोल्टता है जो जनरेटर देता है। ओमेगा कोणीय चाल है या कोणीय आवृत्ति है जिससे जनरेटर में कोयल या लूप जो होता है वो घूमता है। ओके, VM क्या है, इसमें अधिकतम वोल्टता है, कितनी अधिकतम वोल्टता मिलती है, जिसको वोल्टता आयाम भी कहते हैं या वोल्टता का शिखर मान ये भी कह सकते हैं। ठीक, ये है L, ये प्रणालिका बना रखी, देखो प्रणालिका जैसा प्रतीक बन रहा है, ये इसका L है, यहाँ परिभाषित हो जाता है। ठीक, तो जैसे ही हम L को AC सोर्स से जोड़ देते हैं, AC वोल्टता से जोड़ देते हैं, तो चालन में नियम है कि विभव बराबर हो जाते हैं तुरंत। और लूप लॉ के अनुसार अगर किरचॉफ का लूप लॉ लगा दें तो कुल इसमें नेट जो विभव होता है वो शून्य हो जाता है। ठीक, यानी यहाँ से जो वोल्टता मिलती है वो इसमें बराबर हो जाती है, तो बराबर कर देते हैं वोल्टता। तो कितनी वोल्टता बराबर होने का मतलब ये हो गया कि जैसी जैसी वोल्टता इसमें रहती है यहाँ से मिलती है, वैसी वैसी इसमें भी रहती है। सिंपल सी बात है। विचार करेंगे कि वोल्टता का चिन्ह कैसे बदलता है, उसका विचार करेंगे, वो तो आप यहाँ से देख ही रहे हैं, वोल्टता के चिन्ह को तो यहाँ से भी देख सकते हैं आप। ठीक, तो कुल मिलाकर इसमें कोई धारा I बने, ठीक, तो किस प्रकार बनेगी, जैसे ही हम इस संबंध को जोड़ते हैं, तार को जोड़ते हैं, तो विभव समान हो जाते हैं और विपरीत भी हो जाते हैं, क्योंकि कुल विभव 0 करना है हमको। ठीक, विभव विपरीत बताने का तरीका ये हो सकता है कि ये प्लस हो जाए, मान लीजिए ये माइनस हो जाए, तो इसका ये प्लस सिरा प्लस हो जाए, ये माइनस हो जाए, इस तरह का विभव रहता है। विपरीत और परिमाण में समान विभव रहता है। तो ये भी बात सही हो गई, यहाँ तक भी हम याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि जो समीकरण है परिपथ का वो कैसा होगा। तो परिपथ में विभव, देखिए परिपथ में विभव कैसे बनेगा, VM साइन ओमेगा टी बराबर कर देंगे L di/dt के। ठीक, ये जो di/dt है ये इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल है, जो इसमें चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा उसके कारण ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ठीक, वास्तव में इसका मान, ध्यान रहे, इसका मान वास्तव में होता है -L di/dt, ऐसा होता है इसका मान। वास्तव में यहाँ माइनस होता है। अगर हम यहाँ पे चूँकि हमने विभव को बराबर करना है दोनों तरफ, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको इसके बराबर लिख दिया। अगर हम इसे इधर ले आएँ तो ये देखो माइनस का हो जाएगा और बराबर कितना विभव हो जाएगा, 0। यानी इस समीकरण को हर चीज़ को क्लियर करके चलना है। साइन ओमेगा टी -L di/dt = 0, यानी वास्तव में ये समीकरण है। देखो ये विभव कहाँ से मिला, यहाँ से मिला। और प्रेरण में विभव कैसा है, माइनस का होता है, जैसा कि सूत्र बताता है, फराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम बताता है। तो ये चीज़ हो गई। तो कुल मिला के इसको उधर ले गए, प्लस ले गए, तो बात वही पड़ गई कि दोनों विभव समान हो गए। तो ये इसे हटा देते हैं, देखिए समझ में आ गई बात, इसे हटा देते हैं। चलिए अब इस समीकरण को हल करते हुए चलना है और धारा तक पहुंचना है, धारा का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक, चलिए शुरू कर देते हैं। देखिए इसमें L di, इसे इधर कर लेते हैं, L di, समाकलन का निशान लगाते हैं और यहाँ पर VM साइन ओमेगा टी dt की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर भी समाकलन का निशान लगाते हैं। ठीक, सीमा लगाना चाहेंगे, लिमिट लगाना चाहेंगे तो लिमिट लगा लेंगे 0 से t और 0 से I, क्योंकि इसमें क्या है कि कोई धारा शुरू में प्राप्त नहीं होती है, तो प्रारंभिक धारा 0 होती है।
ठीक, क्योंकि धारा कोई नियत मान नहीं है, धारा अभी समय पर बदलने वाली है, ऐसा इसका कारण होता है। तो बिल्कुल सरलता से हम लिख सकते हैं कि भाई इस धारा कोई नियत मान नहीं है, कोई प्रारंभिक धारा नहीं है, वो हम देख ही रहे हैं, क्योंकि जो विभव है वो समय पर बदल रहा है विभवांतर, तो धारा कोई नियत मान होगी भी नहीं पहले से, है ना। तो 0 ऐसे समाकलन की सीमा लगाई जा सकती है, देखो, और ये 0 से कोई समय t, ये देखो समाकलन की सीमा लगा दी हमने, ठीक। या इसको निश्चित समाकलन से उसका नियतांक भी लिख करके भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये L I बिल्कुल सरलता से हो गया, देखो ऐसे, क्योंकि I DI का हो गया I समाकलन, इसको हल कर लिया, और ये बन गया VM। साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस लगेगा और कॉस लगेगा ओमेगा t, और यहाँ पर जो ओमेगा है समाकलन में, ये गुणांक जो है ये नीचे आता है, देखो ऐसे, और ये होता है इसका समाकलन, ये आता है 0 से t, ऐसे ये आ गया, मान लीजिए समय 0 से t आ गया। अब देखो यहाँ एक समस्या आ जाएगी, अगर मैं 0 लगा दूंगा तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो वो समाकलन का पहला नियतांक है वो मुझे ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई चीज़, कोई नियत धारा नहीं होती है। अगर मैं 0 पे धारा का मान 0 ले लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे उसे ख़त्म करना पड़ेगा, उस चीज़ को नहीं निश्चित समाकलन में इस्तेमाल करना मुझे, ठीक। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर मैं 90 ले लेता हूँ π/2, तो π/2 पे धारा का मान जो है वो 0 हो जाता है, यानी ओमेगा t को अगर मैं 90 ले लेता हूँ, ठीक। तो कुल मिलाकर यहाँ जो समय है उसकी सीमा में उलझन है। देखिए करते हैं इसको हल, आगे चलते हैं, देखो इसको हल करते हैं। -VM/ओमेगा cos ओमेगा t माइनस cos 0, ये चीज़ आ जाती है, देखो। तो ये हो गया VM/ओमेगा माइनस में cos ओमेगा t प्लस cos 0 का मान क्या होता है, देखो 1 होता है, तो VM/ओमेगा माइनस माइनस प्लस। तो कहता है ये जो चीज़ होती है ये प्राप्त नहीं होती है, ये नहीं होता है, ये प्रारंभिक धारा I, देखिए यहाँ पे फिर से मिल गया LI, ठीक। कह रहा है इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ कोई प्रारंभिक धारा है, तो कह रहा है ये नहीं होता, ये व्यवस्था ऐसी होती है कि ओमेगा t का मान 90 है, तो समय जो है कि पहली जो सीमा होती है वो होती है π/2 ओमेगा, ये पहली सीमा है जो 0 कर देती है करंट को, समय की। अब यहाँ समय की ऐसी कोई सीमा हमारे पास है नहीं, समय की हमारे पास ऐसी कोई सीमा है नहीं। तो क्या होता है, अगर समाकलन की इस विधि से हम इसे हल करते हैं तो हमें उलझन आ जाती है इसमें, क्योंकि ये नियतांक निकल के आ जाता है जो होता नहीं है, जो प्रायोगिक रूप से होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि जो नियतांक है इसको C लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, इस चीज़ को C लिख देते हैं कि भाई नियतांक है ये C है, इसको C मान लेंगे ऐसे, यूँ बड़ी सरलता से, कोई कन्फ्यूज़न ना करें इसमें बिल्कुल भी, ये C हो गया। तो C का मान 0 हो जाता है, ठीक, क्योंकि प्रारंभिक कोई धारा प्राप्त नहीं होती परिपथ में। तो इस तरीके से क्या होता है, तो धारा का मान निकल के आ गया किसी भी समय पे -VM/ओमेगा L, देखो ये L नीचे आ गया, और ये हो गया cos ओमेगा t, ये देखो ये धारा का व्यंजक आ गया, धारा का मान जो है समय पर निर्भर है, ये चीज़ बन के आ गई। इसको आगे बढ़ाओ, I यानी धारा जो है इस तरीके से आई, देखो -VM/ओमेगा L cos ओमेगा t। अब देखो इस फलन की, देखो आप ये देख रहे होंगे बिल्कुल सरलता से, आपको दिख रहा होगा कि भाई ये भी समय का फलन है, यानी इसमें भी cos ओमेगा t है, समय पर आधारित ये एक धारा है, समय का फलन है। तो इस समय के फलन की सीधे सीधे इससे तुलना नहीं हो पा रही। देखो इसमें क्या है, एक तो यहाँ प्लस है, एक यहाँ साइन ओमेगा टी है, तुलना नहीं हो पा रही क्योंकि एक जैसा नहीं हो रहा है। साइन से साइन की तुलना करूँ, है ना, तो समय का फलन है लेकिन कॉस में आ गया, माइनस में आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसका ये कॉस बदलता हूँ। कॉस को साइन में बदलने का क्या तरीका हो सकता है मेरे पास, अगर मैं लिखूँ तो कॉस को बदलें तो ये होगा π/2 माइनस ओमेगा टी, 90 से हटा सकते हैं इसको, तो बदल देते हैं। देखो साइन की तरफ बढ़ेंगे, माइनस
वी एम ओमेगा एल बटे में और साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। ये बड़ा सरल है, देखो सरल सा परिवर्तन है बिल्कुल। अब इस माइनस को अंदर डाल देंगे तो अब देखो कुछ बन के आएगा, वी एम बटे ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि साइन ओमेगा टी में से कुछ घट रहा है, कोई कोण घट रहा है। कितना घट रहा है? 90 डिग्री घट रहा है। यहाँ पर साइन में से कोई कोण नहीं घट रहा है, यानी ये जो वोल्टता है ये बिल्कुल 0 से शुरू होती है और साइन के नियम के अनुसार चलती है। ये 0 से शुरू नहीं होती है, कुछ समय गुजरने के बाद ये 0 पर आती है, क्योंकि मान लीजिए समय का मान 0 रख दूंगा तो ये माइनस में आ जाएगी। कुछ समय गुजरता है तो ये 0 पर आती है। इसका मतलब सीधा हो गया कि ये 0 पर पहले आता है, ये 0 पर कुछ समय के बाद आता है। इसका मतलब धारा जो है पीछे चल रही है वोल्टता से, यानी वोल्टता धारा से आगे चल रही है। और कितना कला कोण है? कला कोण है पाई बाई 2, 90 डिग्री का कला कोण है। ठीक, एक तो बात हो गई ये कला कोण का अंतर, कला कोण का अंतर ये हो गया देखो 90 पाई बाई 2। ठीक, क्या करें? वोल्टता धारा से आगे है ना, यानी जो वोल्टता है धारा से पाई बाई 2 कला कोण में या कला कोण से आगे है। तो ये देखो ये बताते हैं यहाँ पे, ऐसे परिभाषित करते हैं इसको, देख वोल्टता धारा से पाई बाई 2 कला कोण से आगे है, ऐसे लिख देते हैं इसको। तो बात समझ में आ गई कि इतनी बात तो बिल्कुल सरल है, सब कुछ एक जैसा दिखाई दे रहा है, साइन ये वो सब। अब यहाँ पर धारा का जो अधिकतम मान है वो कितना है? देखो धारा का अधिकतम मान आई एम, ये हो गया धारा का अधिकतम मान साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये धारा का अधिकतम मान हो गया। धारा का जो अधिकतम मान है उसको फिर से परिभाषित करते हैं आई एम से, ये हो गया वी एम बटे ओमेगा एल, ये धारा का अधिकतम मान हो गया देखो। ठीक है, चलिए हो गया रेस्ट। ये जो चीज़ है देखो ये प्रतिरोध की जगह पे आई है। तुलना करने से देखते हैं कि जो धारा होती है क्या होती है, वो वोल्टता बटे प्रतिरोध होती है। ओम का नियम ऐसा कहता है, तो वोल्टता होती है। तो ये देखिए ये वोल्टता के नीचे जो चीज़ आ रही है ओमेगा एल, ये प्रतिरोध की जगह पे आई है, लेकिन ये प्रतिरोध नहीं है। प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोध क्यों नहीं है? कि प्रतिरोध बोलते हैं रुकावट या फिर ऊर्जा का नुकसान करने वाला जो स्वभाव है, ऊर्जा का नुकसान करने वाला जो गुण है, उसे कहते हैं प्रतिरोध। तो ये कोई ऊर्जा का नुकसान करने वाला गुण नहीं है। ठीक, ये बस धारा को प्रवाहित होने का जो नियम है उसको निर्धारित करने का गुण है। यानी धारा प्रवाहित होने का जो नियम है उसको निर्धारित करने का ये गुण है। यानी ये जो चीज़ है ओमेगा एल, ये क्या है? परिपथ में धारा के प्रवाहित होने का जो नियम है ये उसको निर्धारित करता है और कुछ नहीं करता। ठीक, तो इसलिए इसका नया नाम है, इसे कहते हैं एक्स एल, और ओमेगा एल के बराबर इसे कहते हैं प्रेरण प्रतिघात। याद रहे, प्रेरण प्रतिघात। ठीक, मात्रक क्या है इसका? मात्रक इसका ओम ही रहेगा, ये ध्यान भी रखना है। देखो ये बात भी सही है, प्रतिरोध का मात्रक ही इसका मात्रक है, लेकिन ये प्रतिरोध जैसा गुण नहीं है। प्रतिरोध क्या करेगा? धारा को निर्धारित तो करेगा, लेकिन ऊर्जा का नुकसान करेगा। ये केवल धारा को निर्धारित करता है, ऊर्जा का नुकसान नहीं करता। ठीक, यानी इसमें ऊर्जा संचित होती है। अगर ये ऊर्जा का नुकसान नहीं करता प्रेरण, तो क्या होता है फिर इसमें ऊर्जा संचित होती है, ज़रूरत पड़ने पर उसका प्रयोग किया जाता है।
तो प्रेरण प्रतिघात x L से दिया गया, ओमेगा L के बराबर दिया गया, और इसका मात्रक क्या बना दिया गया, ओम, नाम दिया गया प्रेरण प्रतिघात। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात को, लिख के दूंगा, ठीक। इसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक, प्रतिघात यानी रिएक्टेंस, ठीक है। प्रतिघात को हिंदी में समझा जा सकता है, हिंदी में प्रतिघात, आप हिंदी भाषा जानते हैं, प्रतिघात मतलब प्रतिक्रिया कोई किसी प्रकार की होती है, लेकिन उसमें ऊर्जा का नुकसान नहीं होता, और वो प्रतिक्रिया होती है क्योंकि धारा बार बार इधर उधर बहती है, तो उसको निर्धारित करना होता है, तो उसके हिसाब से कोई प्रतिक्रिया रहती है अंदर, उसका ये स्वभाव है, उसका ये गुण है, यानी धारा को निर्धारित करने का ये जो गुण है परिपथ के अंदर, ये है प्रेरण प्रतिघात, ठीक। परिभाषा की आवश्यकता नहीं है, प्रेरण प्रतिघात में क्या लिखेंगे, भाषा में कुछ नहीं, सिंपली लिख दो प्रेरण प्रतिघात है, ठीक है। बात पक्की हुई। अब यहाँ तक हमने पता लगा लिया कि भाई ये धारा है इस तरीके से, और धारा जो है वोल्ट से पीछे चल रही है। अब यहाँ इतनी बात तो ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका फेज़र बनाना है। फेज़र यानी इसे किसी आरेख पे, किसी ग्राफ पे किस प्रकार दिखाएंगे, ठीक। अब फेज़र बनाते हैं, देखो इसका। फेज़र का मतलब क्या है, वोल्टता और धारा में जो कला कोण है, वोल्टता और धारा में जो कला कोण है उसको ग्राफ पे दिखाने का एक तरीका ये फेज़र है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहले वोल्टता और धारा को दिखाते हैं, ये समय है t। अब देखो वोल्टता को बिल्कुल साधारण तरीके से हम ले सकते हैं, ऐसे वोल्टता को बना सकते हैं, ये मैंने इस तरीके से वोल्टता बना दी, देखो ऐसे, और यहाँ पर भी बना देता हूँ मैं, ये वोल्टता बना दी। वोल्टता का ये क्या बना दिया, ये बना दिया Vm साइन ओमेगा t का ग्राफ बना दिया मैंने, ये वाला, ठीक। फ़ोन आ गया था, चलिए कोई बात नहीं, फ़ोन आ जाता है बीच में, कई बार मैं इसे साइलेंस करना भूल जाता हूँ। तो बात हो गई कि वोल्टता इस पे दिखा रहे हैं, तो धारा को इससे 90 डिग्री पीछे दिखाना है। 90 डिग्री पीछे दिखाने का मतलब समय का मान यहाँ पर 0 रख दें, यहाँ पर 0 रख दें। देखिए समय अगर 0 रखोगे तो साइन 0 0, वोल्टता 0 हो जाएगी। अगर यहाँ समय का मान 0 रखोगे तो साइन में -π/2 आएगा, यानी -1 आएगा, यानी वोल्टता का मान अधिकतम होगा माइनस की तरफ। तो वोल्टता के मान को यहाँ तक करो, देखो ये अधिकतम हो गया माइनस की तरफ, ये वोल्टता का मान हो गया, देखो ये रहा इस तरीके से ऐसे, और यहाँ से इसको आगे ले जाते हुए फिर इसका ग्राफ बना दो। ये देखो ये बना दिया मैंने धारा का, इस प्रकार का ये जो चीज़ आ रही है ये क्या है, ये धारा है, Im साइन ओमेगा t। अब अगर फेज़र बनाना है तो बड़ा सरल है, फेज़र बनाने में बच्चे अक्सर गड़बड़ करते हैं, सर गड़बड़ हो गई, फेज़र नहीं बनता, लेकिन बड़ा सरल है। देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्या करना है, एक समय बना लो, एक समय ले लो। देखो ये पहला समय ले रहा हूँ, ये कोई समय ले रहा हूँ, देखो ये समय ले लिया मैंने, कितना समय लिया यहाँ तक का समय, ये लिया मैंने t1। अब यहाँ पर धारा का मान अगर देखा जाए तो ये है धारा का मान, देखो ये धारा का मान है, ठीक है, ये धारा का मान है, और ये धारा का मान क्या है, ये अधिकतम है। अधिकतम वाले को हटा दो, अधिकतम वाले को हटा दो, ये लो देखो, देखो यहाँ से धारा के मान पे एक डैश लाइन खींच लो, डॉटेड लाइन, ये धारा का मान है, कोई धारा का मान है ये, इसे पीछे हटा लिया मैंने ऐसे। इसी समय पे कोई वोल्टता का मान है, इसे भी ऐसे
डॉटेड बना लो, ये वोल्टता का मान है यहाँ पे, हटा लिया पीछे। अब यहाँ पर एक लाइन खींच दो ऐसे, ठीक। और यहाँ पर धारा का आयाम बना दो, धारा का आयाम बना दिया, देखो ऐसे, ये धारा का आयाम है, ये कितना, धारा का आयाम कितना है, ये क्या मान है इसका, इसका मान है IM, ये धारा का आयाम है, ठीक। और IM का जो कोण है ये वाला, ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी के अनुसार, यानी जो कोण है माइनस में लेते हैं तो ये IM जो है साइन ओमेगा टी के अनुसार हो जाएगा। ये बन गई छोटी सी चीज़, देखो ये दिखाई दे रही है, ठीक, ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ से लेते हैं तो यहाँ इससे 90 डिग्री पे क्या करें, वोल्टता का आयाम बना दिया, देखो ये वोल्टता का आयाम बन गया 90 डिग्री पे। और ये थोड़ी सी जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, ये लंब जो पड़ रहा है, ये लंब बन जाएगा वोल्टता का VM साइन ओमेगा टी, यानी ये छोटी सी वैल्यू बन जाएगी इसके अनुसार। कितना टाइम लिया, T1 लिया। अब देखो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, यानी I जो यहाँ से ले लिया थोड़ा सा, थोड़े समय के बाद, और V यहाँ से ले लिया, और ये जो पूरे वेक्टर दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे वेक्टर, ये क्या हैं, ये VM है, मैक्सिमम अधिकतम VM है ये, और ये इसका सदिश भी होता है। हम कहते हैं भाई VM के सदिश को ऐसे बना देते हैं, हम वोल्टता के सदिश को ऐसे बना देते हैं, और धारा को भी एक वेक्टर मान के बना देते हैं। यहाँ पे धारा बेसिकली कोई विद्युत धारा कोई वेक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसकी दिशा को फेजर पर दिखाया जा सकता है, एक वेक्टर बनाकर हम उसे दिखा देते हैं। तो बिना किसी शक के इस पर भी वेक्टर लगा दिया जाता है, अधिकतम मान का थोड़ा सा हिस्सा, और यहाँ वोल्टता के अधिकतम मान का थोड़ा सा हिस्सा। देखें तो धारा का ये थोड़ा सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा है, देखो ये है धारा का थोड़ा सा हिस्सा, ये वाली जो चीज़ है, और ये है VM का थोड़ा सा हिस्सा। अब ये धारा का जो थोड़ा सा हिस्सा है, ये कैसा होगा, कितना होगा, टाइम T1 पर धारा कितनी होगी, तो टाइम T1 यहाँ लगा लेते हैं मान लीजिए, ठीक। तो टाइम T1 पर जो धारा है वो यहाँ लगा लेते हैं मान लीजिए -π/2, तो साइन π/2 माइनस कोस में आएगी, माइनस कोस में कोई वैल्यू आती है, तो माइनस कोस में ये वैल्यू लिखी होती है, माइनस कोस साइन ओमेगा T1 की ये वैल्यू होती है। यानी इसको अगर देखें ये वैल्यू कितनी है, देखो इसको पकड़ के बताऊंगा मैं अभी ये जो वैल्यू है, ये छोटा सा जो लंब दिख रहा है धारा का, ये वाला जो लंब है, ये वाली चीज़, ये कितनी आ रही, देखो इस चीज़ को इसी तरीके से यहीं पर ले लो, ठीक। तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है IM cos ओमेगा T1, ये वाली जो वैल्यू देखो ये आ रही, देखो ये आ रही, ये वाली वैल्यू आ रही है। ये थोड़ी सी वैल्यू यहाँ पर है, मतलब साइन में ना बदलें, सीधा सीधा दिखा दें। और ये जो वैल्यू है ये वाली, ये कितनी आ रही, ये वाला जो लंब है ये कितना आ रहा है, इसको पकड़ो ज़रा, ये देखो ये सीधा आता है, ये तो सीधा आता है VM साइन ओमेगा T, ये आता है, ये वाली जो चीज़ है, ठीक। और ये छोटी सी चीज़, ये जो लंब है, ये देखो ये पड़ रहा है यहाँ से, ये इसके अनुसार आता है, ठीक। हालांकि यहाँ इन चीज़ों को बताने की ज़रूरत भी नहीं है, देखो ये जो मैंने ये लिखा इसको बताना है, यहाँ इसको बताना है, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ यहाँ से क्या करना है, कोई समय लेना है, धारा को पीछे मिला लेना है, और वोल्टेज को मिला लेना है, वोल्टेज के आयाम को देना है, उससे 90 डिग्री बना के धारा बना देनी है यहाँ तक, ठीक। बस हो गया, इस तरीके से ये बनता है फेजर, ठीक है। कुल मिला के ये गणितीय व्यवस्था है, गणित में इसकी व्यवस्था है। अगर इसको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है ये, तो जैसा मैंने बताया कि कोई समय ले लें, पीछे वोल्टता बना दें, यहाँ पे कोई बिंदु लेकर के वोल्टता को वैसे बना दें, उसका एक समकोण त्रिभुज बना दें, यहाँ से कोई धारा लेके धारा बना के उसका एक समकोण त्रिभुज बना दें, इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक। अब ये बन गया फेजर। अब लेते हैं शक्ति, अक्षय शक्ति या अक्षयित तात्क्षणिक शक्ति। चलिए यहाँ बना देते हैं, देखिए अक्षयित तात्क्षणिक शक्ति का सूत्र बनाना है हमें, यहाँ पर यहाँ बना देते हैं। तात्क्षणिक शक्ति अक्षय, ओके, ये चीज़ है, देखो ऐसा।
ठीक, तो क्या होता है पावर का सूत्र, क्या होता है पावर का सूत्र होता है वी आई, ये होता है पावर का सूत्र। ठीक, अब इसमें वी और आई लगा देते हैं। कितना वी था, वी था वी एम साइन ओमेगा टी, आई कितना था, आई था आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ऐसा था, ये चीज़ आ रही थी। देखो अब इसमें साइन को कॉस बना दें, वी एम साइन ओमेगा टी, ये बन जाएगा वापस वही तुम्हारा आई एम माइनस, ये फिर कोई कॉस बन जाएगा तुम्हारा कॉस ओमेगा टी। इसको 2 से गुणा और 2 से भाग कर दें, वी एम साइन वी एम आई एम है ना, और 2 से गुणा 2 से भाग कर दें तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये बन गया। देखो आगे बढ़ेंगे, यहाँ बढ़ जाते हैं आगे, यहाँ बढ़ जाते हैं, देखो आगे यहाँ से यहाँ ले आते हैं, ठीक है। तो ये पावर जो है वापस आ गई माइनस वी एम आई एम बाई 2, सूत्र बन गया साइन 2 ओमेगा टी का। ठीक, तो कहता है ओमेगा टी का जो मान है साइन 2 ओमेगा टी का, वो औसत मान क्या है, 0 है। साइन ओमेगा टी का औसत मान एक परिक्रमण काल में जो साइन ओमेगा टी का औसत मान है वो क्या है, 0 है। ठीक, तो 0 है तो क्या होगा कि शक्ति का ह्रास नहीं होगा। तात्क्षणिक अक्षय शक्ति या पूरे के पूरे एक परिक्रमण काल में अक्षय शक्ति दोनों ही 0 आ जाएंगी। मतलब किसी भी अक्षण अगर शक्ति का नुकसान नहीं हो रहा है तो पूरे परिक्रमण काल में भी नहीं होगा, ये बिल्कुल सीधी सी बात है। अब कुल मिला के कितना पावर आ गया, कितना नुकसान हुआ, 0। तो पावर का नुकसान नहीं हुआ तो कैसी है, ऊर्जा को संचित करने वाली प्रयुक्ति है। ऊर्जा को संचित करने वाला जो है एक ऐसा यंत्र है, ठीक, ऐसी व्यवस्था है जो ऊर्जा को संचित करती है। ठीक, क्योंकि ऊर्जा का नुकसान तो है नहीं। अब यहाँ देखते हैं भाई इसमें ऊर्जा कितनी होती है, इसके अंदर ऊर्जा कितनी संचित रहती है। तो देखो प्रेरण में संचित ऊर्जा का सूत्र तुमने बना रखा है पिछले चैप्टर में। प्रेरण में सारी बातें याद किया करो, सारी बातें याद रखा करो, ऐसे मज़ा नहीं आता ना फिर। सर फॉर्मूला तो याद ही नहीं था सर, भूल ही गए थे, मज़ा नहीं आएगा इसमें। देखो ये होती है प्रेरण में संचित ऊर्जा हाफ Li², ये होती है प्रेरण में संचित ऊर्जा। तो इसका मतलब ये ऊर्जा में संचित होगा, ऊर्जा बनी रहेगी इसमें। अभी जो आई है, यहाँ जो आई है वो आई के हिसाब से लगेगा। जो भी आई रहेगा समय पर, जो भी आई बनेगी समय पे जो आई निर्धारित होगी वही आई यहाँ लगती रहेगी। तो एक ऐसा समय होगा जब ऊर्जा संचित होगी, यानी यहाँ से ऊर्जा इसमें संचित हो रही होगी। एक समय ऐसा भी होगा जब ऊर्जा वापस इसको दी जा रही होगी, है ना। ये समय बदलता रहेगा आवर्तकाल में। अब ऊर्जा संचित होने का जो समय पर, ऊर्जा संचित होने की जो समय पर निर्भरता है, अब उस पर विचार करेंगे भाई कैसे होगी ऊर्जा संचित। चलिए ऊर्जा का सूत्र तो बना ही लिया तुमने, चलो अब देखते हैं देखो कैसे होगी। ऊर्जा संचित होने की समय पर निर्भरता देखो कितनी बढ़िया मज़ेदार बात है। तो क्या करते हैं, एक समय जो होता है, एक आवर्तकाल जो होता है उसे बना लेते हैं। देखो समय की बात करें, एक आवर्तकाल बना लें, मान लीजिए ऐसे एक आवर्तकाल बना लेते हैं, ऐसे यूँ एक आवर्तकाल बना लेते हैं वोल्टेज के अनुसार। यानी ये समय हो गया और ये वोल्टेज हो गई ऐसे, यानी इसका ये ग्राफ हो गया।
और यहाँ पर देखते हैं कि जो ग्राफ है, ग्राफ का स्वरूप कैसा है। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ ये बना हुआ है ऐसे दोनों, जिसमें मुझे धारा भी दिखाई देगी और जिसमें मुझे वोल्टता भी दिखाई देगी। ठीक, अब मैं देखता हूँ कि 4 हिस्सों में तोड़ता हूँ इसको। देखो 1 2 3 और 4 ऐसे। तो जब मैं पहले हिस्से की बात करता हूँ, यानी परिक्रमण काल 0 से T/4 तक, का ये लो 0 से T/4 तक, यानी मैं इतना समय लेता हूँ, बस ये इतना समय लेता हूँ। ये T/4 है, हर चीज़ को समझते हुए चलना है। ये T/2 है, ये 3 T/4 है और ये पूरा समय T है। तो जब मैं इस समय को लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का समय लेता हूँ मैं, तो मैं विचार करता हूँ, देखता हूँ V और I। देखो V और I इन दोनों की गुणा पावर शक्ति बनेगी और इन दोनों की गुणा ही इस बात पर के बारे में बताएगी कि ऊर्जा संचित हो रही है, सोर्स से ऊर्जा ली जा रही है यहाँ पर, या उसको दी जा रही है वापस। तो अगर देखा जाए, यहाँ पे देखें, ये देखो ये समय है, मान लीजिए ये वाला वो समय है, आधा समय ये रहा यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर देखिए आई का जो मान है, ये आई का जो मान है, ये देखिए ऋणात्मक है। आई का मान कैसा है? ऋणात्मक है। और वी का मान कैसा है? धनात्मक है। तो इसका मतलब होता है कि सोर्स से ऊर्जा ली जा रही है, सोर्स से ऊर्जा ली जा रही है, यानी ऊर्जा संचित हो रही है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो ऊर्जा है वो क्या हो रही है? ऊर्जा संचित हो रही है। ठीक, यानी इससे ऊर्जा ली जा रही है, सीधी बात है। कुल ऊर्जा घट रही है मान लीजिए, तो ऊर्जा ली जा रही है, क्योंकि दोनों, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब अगर इससे अगले वाले में चलते हैं, देखो दोनों पॉजिटिव हैं। अगर यहाँ आ जाते हैं तो दोनों चीज़ें जो है धनात्मक हैं। देखो ये धारा का मान भी देखो धनात्मक हो रहा है और विभव का मान भी या वोल्टता का मान भी धनात्मक है। इसका मतलब ऊर्जा जो है दूसरे केस में T/4 से T/2 तक, यानी ऊर्जा स्रोत को लौटाई जा रही है, क्योंकि धनात्मक है तो ऊर्जा लौटाई जा रही है। तो ऊर्जा जो है स्रोत को वापस की जा रही है। ठीक, तो ऐसे ही फिर आगे वाले में देख लेंगे वी आई का मान कैसा हो रहा है। यानी फिर ऊर्जा जो है जब इसको वापस कर देगा, फिर इसमें ऊर्जा भर जाएगी, फिर इसमें आ जाएगी। यानी एक आवर्त काल में 2 बार इसमें ऊर्जा संचयित होती है और 2 बार वो ऊर्जा इसको लौटाई जाती है। ठीक, यानी एक आवर्त काल इसका है तो ऊर्जा का आवर्त काल आधा है, ऊर्जा का आवर्त काल आधा है। ये जो ½ Li² है, ये एक आवर्त काल में इसमें 2 बार भर जाता है, 2 बार खाली हो जाता है। इसका मतलब ऊर्जा का आवर्त काल आधा हो गया, यानी ऊर्जा की जो आवृत्ति है, ऊर्जा भरने की जो आवृत्ति है, वो इस कोणीय आवृत्ति की 2 गुनी है। ठीक, क्यों? क्योंकि एक बार ऊर्जा 2 बार ऊर्जा भर जाती है। इस कोणीय आवृत्ति में, एक कोणीय आवृत्ति में 2 बार ऊर्जा भर जाती है। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि ऊर्जा भरी खाली हुई, भरी खाली हुई। ठीक, तो समझ रहे होंगे कि ऊर्जा जो है किस तरीके से भर रही है, किस तरीके से वापस आ रही है। आधे आवर्त काल में ऊर्जा एक बार संचित हो जाती है और स्रोत को वापस कर दी जाती है। ऊर्जा संचयित हो रही है, स्रोत को वापस हो रही है, ऊर्जा संचयित हो रही है, स्रोत को वापस हो रही है। इस तरह का मामला है। ठीक है, तो ये आपने ऊर्जा के बारे में समझा। अब हम इस पे एक NCERT का सवाल है वो हल करेंगे। ठीक है,
एनसीईआरटी में एक उदाहरण है, वो हम हल करेंगे। ये उदाहरण है 7-2 नंबर का। ठीक, इसको देखते हैं इसमें क्या कहता है। चलिए, इसमें कुछ मान दे रखे हैं। एल का मान बताया है 25 मिली हेनरी। एल का मान है 25 मिली हेनरी। तो मिली हेनरी को हेनरी में बना लो। मैंने कहा था ये हेनरी अपने बहुत काम आता है। देखो ये हेनरी में बन गया, मिली हटा दिया, 10⁻³ लगा दिया। ठीक है। शुद्ध प्रेरक जो वोल्टता है वो है वर्ग माध्य मूल मान जो होता है वोल्टता का, वो दिया होता है। इससे पीछे के चैप्टर में मैं बता चुका था कि ये चीज़ क्यों दी होती है, घरों में बिजली इतनी क्यों आती है, 220 वोल्ट है ना। तो दे रखा है 220 वोल्ट, ये दे रखा है वोल्टता का मान। ये वोल्टता का शिखर मान है, ये वाला नहीं है ये। इस शिखर मान को अगर वर्गमूल 2 से भाग कर दो तो ये मान आता है। ठीक, खैर इसके बारे में समझेंगे। ये कौन सा मान है, वर्ग माध्य मूल मान है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। ओके। यदि स्रोत की आवृत्ति, अब स्रोत की आवृत्ति यानी इसे कहते हैं एफ। आवृत्ति किस में दे रखी है, हर्ट्ज में। यह है 50 हर्ट्ज। ठीक, इस आवृत्ति से ओमेगा बना लेते हैं। देखो ओमेगा तो नहीं दिया ना, ओमेगा कितना होता है ये जानते हैं, 11वीं क्लास से हम जानते आ रहे हैं। ये होता है 2πf। तो ओमेगा हो गया, देखो एफ का मान क्या रख दिया 50, तो ये हो गया 100 पाई। और ये किस में आ गया, अब ये आ गया रेडियन प्रति सेकंड में। रेडियन प्रति सेकंड में ये बन गई कोणीय आवृत्ति, या कोणीय चाल भी बोल देते हैं इसको। ये वो है बेसिकली जिससे जनरेटर घूमता है, यानी जिससे ये ओमेगा जो लगा ये कौन सा है, जहाँ से बिजली बन रही थी, वोल्टता बन रही थी, उसे जनरेटर में जो कोयल घूम रही थी उसका है, ये वहाँ से आता है। ठीक, अब इसके बाद परिपथ का प्रेरकीय प्रतिघात एवं आरएमएस धारा ज्ञात कीजिए। तो आरएमएस धारा तो मिलेगी, क्योंकि ये जो मान है ये आरएमएस का मान है। देखो ये दे रखा है आरएमएस मान ही है, ये जो दिया होता है ऐसे वो 220 वोल्ट, वो आरएमएस का मान ही होता है। चलिए, प्रेरण प्रतिघात कितना था, प्रेरण प्रतिघात इसे कह रहे थे एक्सएल और ये था ओमेगा एल। तो मान रख देते हैं, ओमेगा का मान कितना है 100 पाई और एल का मान कितना है 25 × 10⁻³ तो 25 × 10⁻³ ये हो गया प्रेरण प्रतिघात। अब ये कितना आ रहा है, देखो प्रेरण प्रतिघात ये आ जाएगा 125 पाई × 10⁻⁻1, यानी हो जाएगा 25 पाई का मान रख दूं या 2.5 पाई कर दूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बातें कर सकते हैं। तो लिख दिया मैंने 2.5 पाई लिख दिया। देखो इसका दशमलव यहाँ लगा दिया मैंने। और है किस में, ये रहता है ओम में ही, याद रहे, क्योंकि प्रतिरोध की जगह पे प्रयोग होने वाली ये राशि है। हालांकि ये प्रतिरोध नहीं है, हम बात कर चुके हैं। ठीक है, इसका मात्रक प्रतिरोध ही रहता है। अब इसके बाद इसमें धारा, तो धारा कितनी हो जाएगी, धारा हो जाती है 220/2.5 पाई। धारा होती है एम्पियर में, है ना। ये रहा उत्तर। ठीक, अब ये उत्तर आ जाएगा तुम्हारा 28 एम्पियर, ये उत्तर आ रहा है। प्रेरण प्रतिघात का मान 7.85 आ रहा है, यानी एक उत्तर ये है, एक उत्तर ये है, दोनों उत्तर आ गए तुम्हारे। ठीक, तो धारा का मान कैसा है, आरएमएस वैल्यू है, वर्ग माध्यम मूल मान है। क्यों है, क्योंकि वोल्टता का भी आरएमएस मान है। शिखर मान, अगर इसको वर्गमूल 2 से गुणा कर दूं तो क्या प्राप्त होता है, शिखर मान। ठीक, यानी शिखर मान जो भी होगा वो इसको वर्गमूल 2 से गुणा करके प्राप्त होगा। ठीक, और उससे इसको भी अगर देखिए ये क्या है, धारा का आरएमएस मान है, अगर इसको भी वर्गमूल 2 से गुणा कर दूं क्या प्राप्त हो जाएगा,
धारा का शिखर मान प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो ये था एक उदाहरण। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये थोड़ा सा बड़ा था मामला, तो ये पूरी तरह से सारी बातें जो है उदाहरण सहित होगा। बाकी अंकिक प्रश्नों की श्रृंखला जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बहुत सारे लगाया करेंगे, वो फिर होगा एनसीईआरटी के पहले हल करेंगे, उसके बाद उसको देखेंगे। अभी तो हम लोग मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। बस मैं गया और आया। ओके।